हमें किसी चार टर्मिनल जाल के लिए z तथा y प्राचलों में संबंध प्राप्त करना है। तो इस संबंधों को प्राप्त करने के लिए 4 टर्मिनल जाल के लिए जो वोल्टता के समीकरण हैं वो होंगे V1 = Z11 I1 प्लस Z12 I2 तथा V2 = Z21 I1 प्लस Z22 I2। माना डिटर्मिनेंट Z इक्वल्स टू Z11 Z12 Z21 Z22 तथा डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 में डेल्टा Z का पहला कॉलम V1 V2 से प्रतिस्थापित कर दिया, सेकंड कॉलम एज इट इज रहने दिया, तथा डेल्टा 2 में पहला कॉलम एज इट इज रहने दिया Z11 Z21, द्वितीय कॉलम को वोल्टता से चेंज कर दिया V1 और V2 से। अतः I1 तथा I2 को डिफाइन करें तो I1 = डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा Z। तो ये हमें प्राप्त होती है Z22 अपॉन डेल्टा Z V1 माइनस Z12 डेल्टा Z V2 तथा I2 का समीकरण प्राप्त होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा Z इक्वल टू माइनस Z21 अपॉन डेल्टा Z V1 प्लस Z11 डेल्टा Z V2 तथा Y प्राचलों के लिए जो समीकरण होते हैं वो होते हैं I1 = Y11 V1 प्लस Y12 V2, I2 = Y21 V1 प्लस Y22 V2। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 में से I1 और I2 के समीकरणों की तुलना करें तो हम प्राप्त करते हैं कि Y11 है वो डेल्टा Z22 अपॉन डेल्टा Z के बराबर होगा, Y12 = माइनस Z12 अपॉन डेल Z, Y21 = माइनस Z21 अपॉन डेल Z, Y22 = Z11 अपॉन डेल्टा Z। इस प्रकार Y और Z प्राचलों में ये संबंध हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि हमें Z प्राचल और शंकर प्राचल H प्राचलों में संबंध प्राप्त करना हो तो शंकर प्राचलों के लिए जो वोल्टता और करंट के जो इक्वेशन हैं V1 = H11 I1 तथा H प्लस H12 V2 और I2 = H21 प्लस I1 प्लस H22 V2। यहाँ पर H11 V1 अपॉन I1 है वेन V2 = 0। H21 अगर धारालाभ है I2 अपॉन I1 जब V2 0 हो। तो जो समीकरण है Z प्राचलों के लिए V2 = Z21 I1 प्लस Z22 I2 था, इसमें V2 बराबर 0 रख देंगे तो हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ वो Z21 I1 प्लस Z22 I2 = 0 हुआ, जिससे H21 आ जाएगा। H21 = I2 अपॉन I1, ये आ गया माइनस Z21 अपॉन Z22। ये इक्वेशन प्राप्त हो गया, H21 की वैल्यू प्राप्त हो गई Z प्राचल के रूप में। तथा इसी से हम यदि I2 बराबर लिखना चाहें तो I2 बराबर माइनस Z21 अपॉन Z22 I1 लिखेंगे। अब ये I2 की ये जो वैल्यू है इसको हम इस समीकरण में Z प्राचलों के प्रथम समीकरण V1 = Z11 I1 प्लस Z12 I2 में प्रतिस्थापित कर दें तो V1 बराबर हमें क्या प्राप्त होता है Z11 I1 माइनस Z12 Z21 अपॉन Z22 I1। अब I1 से डिवाइड कर दिया तो V1 अपॉन I1 इक्वल टू Z11 माइनस Z12 Z21 अपॉन डेल्टा Z। अब Z22 को एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ जाएगा Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। तो ये डिटर्मिनेंट Z आ गया, सारणिक Z आ गया, क्योंकि प्रथम और चतुर्थ पद गुणा हो रहे हैं, दूसरा और तीसरा हो रहा है, तो सारणिक डेल्टा Z अपॉन Z22।
जिससे हम H1 परिभाषा से H11 इक्वल टू V1 अपॉन I1 होता है, और V1 अपॉन I1 क्या प्राप्त हो गया, डेल्टा Z अपॉन Z22 प्राप्त हो गया है। अब Z प्राचलों के जो समीकरण वापस चलें, प्रथम और द्वितीय समीकरण है V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 तथा V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2 में यदि I1 बराबर 0 रख लें, यानी कि निर्गम है वो खुला है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएंगे। V1 इक्वल टू Z12 I2, V2 इक्वल टू Z22 I2। लेकिन परिभाषा से H12 उत्क्रम वोल्टा लाभ होता है वो V1 अपॉन V2 के रेशियो के बराबर होता है जब I1 0 हो, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, तथा H22 निर्गम प्रवेश्यता होती है, निर्गम प्रवेश्यता I2 अपॉन V2 वेन I1 है वो 0 के बराबर है। सो दैट H12 इक्वल टू V1 अपॉन V2, इनकी वैल्यू रख दी, I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो बच गया Z12 अपॉन Z22 तथा H22 इक्वल टू I2 अपॉन V2 इक्वल टू 1 अपॉन Z22। इस इक्वेशन से हमें प्राप्त हो गया है। इस प्रकार चारों जो शंकर प्राचल हैं उनको हम Z प्राचल के फॉर्म में लिख चुके हैं। इसी प्रकार Z प्राचल को यदि H की फॉर्म में लिखना हो तो Z की जगह H आ जाएगा, तो Z11 इक्वल टू डेल H सारणिक H अपॉन H22, Z12 H12 अपॉन H22, Z21 माइनस H21 अपॉन H22, Z22 1 अपॉन H22। इस प्रकार Z प्राचल तथा H प्राचल को आपस में एक दूसरे से संबंधित किया जा सकता है, एक दूसरे की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमारा अगला बिंदु है कि किसी 4 टर्मिनल जाल की निवेशी प्रतिबाधा Zi, निर्गम प्रतिबाधा Zo तथा अंतरित प्रतिबाधा ZT12 के व्यंजक क्या होंगे, कैसे उन व्यंजक को ज्ञात किया जाएगा। तो चित्रानुसार एक 4 टर्मिनल जाल प्रदर्शित किया गया है। इसके इनपुट टर्मिनल 1 1 हैं, आउटपुट टर्मिनल 2 2 हैं। आउटपुट में जो लोड प्रतिबाधा लगी हुई है वो ZL है, इनपुट में जो स्रोत प्रतिबाधा लगी हुई है वो ZS है, इनपुट सिरों के मध्य जो वोल्टा है वो V1 है, इनपुट सिरों जो इनपुट प्रतिबाधा वो ZI है, यहाँ पर जो आउटपुट प्रतिबाधा है वो ZO है। I1 करंट ये फ्लो हो रही है इनपुट में और आउटपुट में I2 करंट फ्लो हो रही है। यहाँ इस 4 टर्मिनल जाल में निर्गम टर्मिनलों पर लोड ZL जुड़ा हुआ है, निवेशी टर्मिनलों के बीच प्रतिबाधाओं को निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं ZI, तथा निर्गम टर्मिनलों 2 2 के बीच में जो प्रतिबाधा है उसे निर्गम प्रतिबाधा ZO कहेंगे। इन 1 1 के बीच में जो प्रतिबाधा होगी वो निवेशी प्रतिबाधा ZI है, 2 2 के मध्य प्रतिबाधा है वो निर्गम प्रतिबाधा ZO है। अब हमें इनकी वैल्यू प्राप्त करनी है। तो निवेशी प्रतिबाधा की परिभाषा से ZI इक्वल टू V1 अपॉन I1। अब हमें समीकरण से पता है कि V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 होता है, जिससे ZI इक्वल टू V1 अपॉन I1 का डिवाइड किया तो ये Z11 बचा प्लस Z12 I2 अपॉन I1, तथा निर्गम टर्मिनलों पर V2 अपॉन I2 इक्वल टू माइनस ZL, तथा समीकरण होता है V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2, जिससे V2 अपॉन I2 प्राप्त हुआ हमें Z12 I1 अपॉन I2 प्लस Z22। अब ये V2 अपॉन I2 को हम प्रतिस्थापित करके लिखेंगे माइनस ZL से, माइनस ZL इक्वल टू Z21 I1 अपॉन I2 प्लस Z22, जिससे Z21 I1 अपॉन I2 इक्वल टू माइनस ZL प्लस Z22
तो I2/I1 की वैल्यू प्राप्त हो गई -Z21 अपॉन Z22 प्लस ZL, ये वैल्यू प्राप्त हो गई। इस वैल्यू को हम इस समीकरण में रखेंगे, I2/I1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो जो हमें इनपुट इम्पीडेंस का रिजल्टेंट इक्वेशन प्राप्त होता है वो है Z1 ZI इक्वल टू Z11 माइनस Z12 Z21 अपॉन Z22 प्लस ZL। ये जो व्यंजक है ये किसी 4 टर्मिनल जाल की निवेशी प्रतिबाधा का व्यंजक है। इसी प्रकार हमें निर्गम प्रतिबाधा ज्ञात करनी हो तो निर्गम प्रतिबाधा की परिभाषा से ZO इक्वल टू V2/I2, अतः समीकरण से V2/I2 बराबर Z21 I1/I2 प्लस Z22। V2/I2 को हम ZO निर्गम प्रतिबाधा लिखेंगे तो निर्गम प्रतिबाधा ZO बराबर Z21 I1/I2 प्लस Z22। साथ ही साथ हमें पता है कि V1/I1 बराबर Z11 प्लस Z12 I2/I1। यदि निवेशी टर्मिनलों पर जुड़े स्रोत की प्रतिबाधा ZS हो, निर्गम टर्मिनलों पर जो स्रोत जुड़ा हुआ है उसकी आंतरिक प्रतिबाधा ZS है, तो परिभाषा से -ZS बराबर V1/I1, ये वैल्यू इस समीकरण में रखें हम तो -ZS बराबर Z11 प्लस Z12 I2/I1। इसको हम सरल करेंगे तो I2/I1 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई -ZS प्लस Z11/Z12। ये वैल्यू यहाँ I2/I1 के रूप में यहाँ रखेंगे तो हमें निर्गम प्रतिबाधा का जो व्यंजक प्राप्त होगा वह ये होगा ZO बराबर -Z21 Z12 अपॉन Z11 प्लस ZS प्लस Z22। यह निर्गम प्रतिबाधा का अभिष्ट व्यंजक है। तीसरे प्रकार की जो प्रतिबाधा है वो अंतरित प्रतिबाधा कहलाती है। परिभाषा से अंतरित प्रतिबाधा का मतलब है कि किसी जाल के एक पास में लगाई गई वोल्टता माना V1 के कारण दूसरे पास में उत्पन्न धारा माना V2 का जो अनुपात है, जबकि परिपथ के अन्य सभी वोल्टता स्रोत हटा लिए जाएं, को परिपथ की अंतरित प्रतिबाधा कहते हैं। अर्थात V1/I2, V1 प्रथम पास में वोल्टता लगाई गई है, I2 द्वितीय पास में करंट फ्लो हो रही है, तो जो V1/I2 का रेशियो है वो अंतरित प्रतिबाधा कहलाएगी ZT12, यानी कि पास 1 और पास 2 के मध्य अंतरित प्रतिबाधा। तो ये Z11 I1/I2 प्लस Z12। अब I1 और I2 की लोड प्रतिरोध के रूप में हम लिखें तो ZT12 बराबर Z12 माइनस Z11 Z22 प्लस ZL/Z21। इस प्रकार हमें अंतरित प्रतिबाधा का जो अभिष्ट व्यंजक है वो प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ZT12 पास 1 तथा पास 2 के मध्य अंतरित प्रतिबाधा कहलाती है।